कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में आप सब लोगों के उन प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपकी उन समस्याओं का समाधान करेंगे जो मुझे बार बार आपकी ईमेल्स के माध्यम से मिल रही हैं। मैं उन पॉइंट्स को उठा रही हूँ जिसमें एक इशू को उठाने से बहुत सारे लोगों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक इशू में मैं केवल रियल एस्टेट के मैटर को उठाऊंगी और उसमें जो इश्यूज उठाए गए हैं उससे संबद्ध और भी इश्यूज जो भी होंगे मैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। एक इशू जो बार बार आ रहा है और बहुत लोगों के प्रश्न हैं कि कोई व्हीकल उनको डिफेक्टिव मिल जाता है और वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, तो एक बाइक के इशू को मैं उठाऊंगी और उसके माध्यम से व्हीकल की कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं और उनमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से आपका मैटर रिजॉल्व होगा उस पर चर्चा करूंगी। एक और इशू जो मेडिकल नेग्लिजेंस का है, जो बार बार आता है। बहुत लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, किंतु सबको सम अप करके मैं एक इशू पर चर्चा करूंगी जो मेरे पास प्रश्न आया है। तो श्रोता जिनके ये प्रश्न हैं वो इसको सुन लें और जिनको इस बारे में और इसी तरह की और समस्या है वो भी इसको जान लें। तो चलिए हम चलते हैं पहले इशू पे। पहला इशू हमें बहुत डिटेल में एक सज्जन ने लिखा है जो बहुत परेशान हैं और जिन्होंने अब जैसे हिम्मत छोड़ दी है। मैं स्पेशली उनके इशू को लूँगी। संजय ओझा हैं जिन्होंने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में लखनऊ के लिए न्याय खंड 1 में इंदिरापुरम योजना के अंतर्गत अप्लाई किया था फ्लैट का, और उसमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट थी कि जो सारा अमाउंट एक साथ जमा करा देंगे उनको 5% डिस्काउंट मिलेगा। टोटल अमाउंट शोन वाज 26,78,000। संजय ओझा जी की शिकायत ये है कि एक तो उन्होंने 50,000 रुपया फालतू ले लिया और उसको रिफंड नहीं किया, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं किया। ओझा जी ने ये लोन लिया था बैंक से और बैंक में लोन चुकता करना पड़ रहा है उनका आज तक, किंतु यहाँ पर जो डिस्प्यूट या आवास योजना के साथ चल रहा है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। तो इनके दो इश्यूज थे। एक तो अमाउंट ज़्यादा ले लिया, टोटल 5% डिस्काउंट नहीं दिया, जिसके लिए वो बार बार लिखते गए, और सडनली फिर क्या हुआ, उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी, फ्लैट का नंबर चेंज कर दिया और जो लोकेशन उनको अब दी गई है वो बहुत ही अच्छी जेंट्री की नहीं है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी लोकेशन चेंज की जाए या उनको दूसरा फ्लैट दिया जाए। साथ ही लोकेशन चेंज करने पर उनको कुछ और अमाउंट जमा करने के लिए भी कहा गया है। तो इस तरह से संजय ओझा जी के दो पॉइंट बनते हैं। पहला तो उनको जो 5% डिस्काउंट देने की बात कही थी वो पूरा नहीं दिया गया। दूसरा, उनका लोकेशन चेंज कर दिया गया और फ्लैट बदल दिया गया। इन दो इश्यूज पर उनका केस ऑलरेडी लखनऊ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चल रहा है। तो संजय जी, मैंने आपके सारे पेपर्स भी चेक कर लिए। हालांकि पेपर चेक करने का समय नहीं होता और मैं इनकरेज नहीं करती हूँ, किंतु आपका केस और आपका जो मेल थी उसको देखकर मुझे लगा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने सारे पेपर पढ़े हैं और पढ़ने से मुझे लगा है कि आपका केस सही दिशा में जा रहा है और 2 साल के अंदर अंदर 18 में आपने डाला है, 2018 में आपने डाला है और अब आपका फाइनल स्टेज पे है, एक आर्गूमेंट की स्टेज पे है। तो आप बने रहिए और आर्गूमेंट पूरी शिद्दत के साथ करिए। दोनों इश्यूज पे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें मैं जब कोर्ट में कोई चीज़ चल रही है तो मैं कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, किंतु मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि आपका केस भी ठीक चल रहा है और दोनों इश्यूज जो हैं बहुत ही प्रोमिनेंट इश्यूज हैं। इसमें बिल्डर कोई भी हैंकी पैंकी कर नहीं सकेगा, मना कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट भी ऑन रिकॉर्ड चीज़ों को पहचान लेगा। पहला इशू जो है, आपको 5% डिस्काउंट मिलना चाहिए तो वो मिलना ही चाहिए। उसमें अगर पेपर का एडवर्टाइजमेंट है तो अपने वादे से वो अगर पीछे हटते हैं तो कोर्ट उनको डेफिनेटली विद हैवी हैंड
हैंडल करेगा, तो इसमें तो आपको चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, आपका जो इशू है कि चेंज कर दी लोकेशन, यहाँ तो आपका फ्लैट चेंज किया है। कई बार बिल्डर्स प्लान भी चेंज कर देते हैं, एक टावर में ना करके दूसरे टावर में दे देते हैं। बहुत कुछ इस तरह की कोताही होती है। तो मैं आपको बता दूं कि नियम क्या है। रूल ये है कि आप बिना सारे उन लोगों की इजाज़त के जो उस टावर में या वो फ्लैट ले रहे हैं, जब जो फ्लैट उनको इशू किया गया है या अलॉट किया गया है, उनकी मर्जी के बगैर और 2/3 मेजॉरिटी वहाँ के निवासियों की कंसेंट लिए बिना आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और यदि आप अपने से चेंज कर रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं, तो जो होम बायर है उसके पास ये राइट है कि वो विड्रॉ कर ले और अपना पूरा पैसा विद इंटरेस्ट मांगे। तो हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट तक जब ऐसे मैटर्स गए हैं, जब बिल्डर के दोष होने पर किसी को सारा पैसा वापस मांगना पड़ता है, तो 18% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट ने दिया है और सरकमस्टांसिस और फैक्ट्स के आधार पर 18% तक इंटरेस्ट आपको पक्का मिल सकता है। और दूसरी बात, आपको जो कंसेशन की बात है, सारी बातें खत्म हो जाएंगी यदि आपने प्रेयर में ये लिखा है कि मुझे मेरा पैसा लौटा दिया जाए। तो आपका केस ठीक स्थिति में है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। जहाँ तक बैंक के लोन की बात है, बैंक का लोन तो आपको चुकता करना पड़ेगा, आप पैसा वापस लेते हैं तो भी, और अगर आपका मकान मोर्टगेज है और बैंक ले लेता है तो भी, तो ये चॉइस आपकी होगी। बाद में आप बैंक के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये था बैंक का इशू। तो यहाँ पर चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि 2018 में रियल एस्टेट का ये लॉ जब आया है, तो उसमें ये क्लॉज लगा दी गई है कि कोई भी इसको प्लान को चेंज करता है या किसी तरह का भी कोई परिवर्तन करता है पहले के प्लान में, तो उसको उन होम बायर से कंसेंट लेनी ज़रूरी है। और यदि कंसेंट नहीं ली गई और ऐसा किया गया तो हैवी पेनल्टी उन पर लगाई जा सकती है। लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं और जो कुछ भी प्रोनाउंस किया गया है उसको उनको वादा पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे आपकी पिटीशन से ये नहीं पता चला है कि आपको पोजीशन कब मिलना चाहिए था और कितने समय की ड्यूरेशन में वो बनना चाहिए था, वो सब मुझे नहीं मिला है। तो यदि आपका ड्यूरेशन से बाद भी पोजीशन भी लेट होता है तो उसके लिए भी आपको कंपनसेट किया जाएगा। आपने क्या प्रार्थना की है और आपको क्या चाहिए, आपने इस बारे में नहीं लिखा है, इसलिए मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। किंतु यदि ऐसा होता है कि डिले हो गया और आप फ्लैट लेते हैं, कोई ऐसा समझौता होता है कि फ्लैट लेते हैं, तो आपको डिले के लिए भी कंपनसेशन मिलेगी। ये था हमारा पहला इशू। अब नेक्स्ट इशू है व्हीकल का दोषपूर्ण होना। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। हमेशा कंप्लेनेंट ये कहता है कि मेरा व्हीकल बदल दो या पूरा नया दे दो या मुझे रिफंड दे दो। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि उस व्हीकल में क्या डिफेक्ट है। यदि वो डिफेक्ट रिपेयरेबल होता है तो उसको रिपेयर करने का आदेश होता है। यदि उसमें कुछ आइटम चेंज करने की होती है, कोई पार्ट्स चेंज करने की होती है, तो पार्ट्स भी चेंज करने के ऑर्डर्स होते हैं। और यदि कुछ ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पाया ही जाता है, वो बार बार ठीक करवाने पर भी ठीक नहीं होता, तो उसको फिर रिफंड की बात की जाती है। तो आपका मैटर जो था बाइक का इशू था। बाइक के इशू में ये था कि बाइक डे 1 से ही आपको प्रॉब्लम कर रही थी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या था, जो कि आप बता रहे हैं कि डीलर ना तो आपको कोई जॉब कार्ड दे रहा है, ना ये बता रहा है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ना ही ठीक करके दे रहा है। तो पहले तो मैं आपको राइट्स बता दूं आपके, क्योंकि केवल आपका इशू नहीं है, बाकी लोग भी सुन लें, बाकी लोग भी समझ लें कि अगर ऐसा होता तो क्या होना चाहिए। यदि आपका कोई व्हीकल खराब है, दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है, तो आप पहले डीलर के पास जाइए। इमीडिएटली, साल के अंदर अंदर तो आपको फ्री में सर्विस मिलनी है, पार्ट भी आपके फ्री में ही बदलने हैं। इमीडिएटली आप पहले तो जॉब कार्ड इशू करवाइए। जॉब कार्ड तो वो इशू करते ही हैं, वो अपने पास रख लेते हैं, आपको नहीं देते हैं। यदि आप नहीं मांगते तो आपको अपना जॉब कार्ड लेना है, क्योंकि जॉब कार्ड में ही लिखा जाएगा कि इस व्हीकल में क्या प्रॉब्लम पाई गई, उसमें इंडिकेशन होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वही तो आपका रिकॉर्ड है कि आपके उसमें व्हीकल में प्रॉब्लम क्या है। फिर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। आप चलाएंगे, फिर नहीं चलता है तो आप दोबारा जाएंगे तो दोबारा जॉब कार्ड क्रिएट होगा। हो सकता है वही प्रॉब्लम परसिस्ट करे या कोई और प्रॉब्लम डेवलपमेंट हो जाए। तो इस तरह से अगर आपके पास 4-5 जॉब कार्ड हैं तो
इसका अर्थ ये है कि बार बार ठीक करने पर भी ठीक नहीं हो रहा तो कहीं कोई पार्ट बदलने की आवश्यकता है, तो डीलर पार्ट भी बदल कर दे सकता है। यदि ऐसा नहीं देता, ये ऐसे या आपके साथ डीलर कोऑपरेट नहीं कर रहा और आपको कोई दस्तावेज भी नहीं दे रहा, तो आप किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाकर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन कर लीजिए। एक बार आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगी कि आपके व्हीकल में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, उसमें इंडिकेट हो जाएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, रिपेयरेबल है या नहीं है, कोई पार्ट बदलना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं कि या तो आपका व्हीकल बदल दिया जाए या आपको रिफंड कर दिया जाए। ये डिस्क्रिशन कोर्ट की होगी कि कोर्ट क्या करे। किंतु यदि आप असमर्थ हैं कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करने में, तो आप कोर्ट में चले आइए। कोर्ट भी क्या करेगा, कोर्ट भी आपके व्हीकल को किसी ऑथराइज्ड डीलर से वेरीफाई करवाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन मंगवाएगा। आप दोनों के, आपके और अपोजिट पार्टी दोनों की प्रेजेंस में ही ये सौंपा जाएगा व्हीकल उनको, और उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट होगी। कोर्ट उस रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय देगा कि आपका व्हीकल बदला जाएगा, रिपेयर होगा या रिफंड होगा। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है, व्हीकल में जो अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है। कई बार व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें व्हीकल तो परफेक्टली ऑल राइट था, किंतु था क्या, उसमें जो सीएनजी फिटेड थी वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं थी। तो कई बार डीलर्स ने सीएनजी ही बदल दी है और कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि सीएनजी बदल दी जाए। और कई बार क्या होता है कि सीएनजी बदलने के बाद भी ठीक नहीं हुआ व्हीकल, तो फिर कोई मोटर या आपका इंजन वगैरह भी बदला जाता है कि इंजन और सीएनजी की कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो या तो इंजन बदल दिया जाता है। इंजन बदलने के बाद भी अगर नहीं ठीक होता तो टोटली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अंदर उसको कर दिया जाता है। कोर्ट उसमें अपना डिस्क्रिशन लेता है और अपनी डिस्क्रिशन से ऑर्डर करता है। ये तो है आपका इसका व्हीकल के डिफेक्टिव होने की बात। अब तीसरा इशू आएगा, मेडिकल इशू है। मेडिकल इश्यूज में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्या हमको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी है, हम क्या ऐसे ही मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं डाल सकते, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हम अपनी नहीं दे सकते, कोर्ट ही ऑब्टेन करेगा, या क्या हम अगर ऑब्टेन नहीं कर सकते तो कोर्ट ऑब्टेन करके देगा। ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो मैं एक इशू को लेती हूँ मेडिकल नेग्लिजेंस के, जिसमें इन सारी चीज़ों को रिगार्डिंग एक्सपर्ट ओपिनियन मैं बात करूँगी और मैं पूरी बात बताऊँगी एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकर बाकी लोगों को भी जो समस्या हो वो भी जान लें कि कैसे होता है। पहली बात, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी नहीं है। ये 3 जजेस की बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ज़रूरी नहीं है। यदि बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आप या कोर्ट सिद्ध कर पाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस है, तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान बॉडी में कोई सर्जिकल इक्विपमेंट रह गया जिसने बाद में आपको प्रॉब्लम दी, और बाद में री ऑपरेशन हुआ और वो जो भी चीज़ अंदर रह गई थी, रुई का फाया है, कैंची है, उसको निकाल दिया गया और आप ठीक हो गए। तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन यही है। आपके ये सारे इवेंट्स और ये सारी हिस्ट्री, ये जो आपका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है, यही एक्सपर्ट ओपिनियन है, आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आवश्यकता है तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी लेकर मंगाकर कोर्ट में जमा करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। कोर्ट उसको देखेगा। अपोजिट पार्टी यदि चाहेगी कि हम भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लगाएंगे, तो अपोजिट पार्टी को भी चांस दिया जाएगा कि वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लगाए। और अगर कोर्ट चाहेगा कि उसको तीसरी ओपिनियन भी चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंटली किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या जहां से भी कोर्ट समझे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा सकता है, तीनों को कंपेयर कर सकता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, एक्सपर्ट ओपिनियन उनको सपोर्टिव होती है, उनकी एडवाइजरी होती है। कोर्ट अपनी तरह से निर्णय लेगा, नॉट नेसेसरी
कि किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर भी वो निर्णय लें। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जिसके आधार पर मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव होती है। तो ये था मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन की बात। इसके अलावा मेडिकल लिटरेचर भी होता है। कुछ लोग मेडिकल लिटरेचर लगाते हैं, कुछ आर्टिकल्स लगा देते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारे इस मेडिकल लिटरेचर को तो कंसिडर ही नहीं किया गया क्योंकि हमने तो ये लगाया था और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, मेडिकल लिटरेचर भी दो तरह का होता है। एक तो लिटरेचर वो है जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे किसी के व्यूज़ हैं, किसी के आर्टिकल्स हैं, पर वो मेडिकल साइंस में एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं है। जो मेडिकल साइंस ने अडॉप्ट कर लिया और एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हो गए, वो मेडिकल लिटरेचर कोर्ट कंसिडर करता है। किसी के आर्टिकल्स को जिसमें अभी ऑथेंटिसिटी बनी नहीं है, जिसको अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में आज हमने इतना बताया। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रश्नों के जवाब मैंने आज दिए हैं। ये प्रश्न मुझे बार बार ईमेल से मिलते थे, सभी को क्लब करके 3 इश्यूज बनाकर मैंने आज आपको बताया। तो होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए और लोगों को भी तक पहुंचाइए। सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। और फिर हम मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ, और हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब हम इस तरह से भी देना शुरू करें, ताकि आपके बार बार लिखने से भी जो चीज़ समझ में नहीं आती, मैं बाकी चीज़ों को भी जोड़कर आपको इसकी राय देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।